हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार रायपुर से आपके सामने द बेस्ट लाइफ वीडियोस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए साथ में हूँ। और हम लोग पिछले वीडियोस में हमने कई सारे विषयों में बात किया। लाइफ रूल्स के बारे में हमने बातचीत किया एंड द पावर ऑफ 5 मिनट्स के बारे में हमने बातचीत किया। आज हम लोग लाइफ ऑफ गांधी जी के जीवन के बारे में बातचीत करेंगे, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा या बापू के नाम से जानते हैं। उनके जीवन की बहुत सारी बातें आज कई लोग नहीं जानते हैं। अगर हम उन्हें जानें तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण है, हमारे विचारों के लिए, हमारे कामों के लिए, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी ज़रूर से कुछ हमें रास्ता मिलेगा। तो आज गांधी जयंती के अवसर पर आपको एक बार फिर गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। भारत देश में हम रहते हैं, हमारे महापुरुषों को, हमारे लीडर्स को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। और आप जानते हैं कि वो उनकी आरंभिक पढ़ाई के बारे में, जो कि लोकल स्कूल में हुई थी, और जो हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए थे। और बचपन से ही काफ़ी वो शर्मीले या शांत प्रवृत्ति के थे। इंग्लैंड में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने, हम देखते हैं, कम्युनिकेशन कोर्सेज भी वहाँ पर किया, जिसके दौरान उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वो अपने कई लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने में झिझकते थे। उसके बाद वो इंडिया आए और उन्हें फिर साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला और वहाँ पर उनके साथ एक घटना घटी कि उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया काले और गोरे के आधार पर। और तब उनके जीवन में एक मोड़ आया, उन्हें ज़िंदगी की सच्चाई का सामना किया कि वास्तव में कितनी ज़्यादा भेदभाव इस दुनिया में है। और वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह के नाम से एक आंदोलन शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। और उन बातों को हम देखते हैं कि उस बातों से बाद में हमारे देश को आज़ादी पाने में बड़ी मदद मिली। तो आज इस टॉपिक में हम लोग कई बातों को देखेंगे। उनके सत्याग्रह आंदोलन के बारे में देखेंगे, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में देखेंगे, साइमन कमीशन के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में, उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, उनके थॉट्स के बारे में, और उसके बाद जो है उनकी क्या सोच जीवन के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वो भी हम शॉर्ट में देखेंगे। आइए हम मनन शुरू करें। ये जो वीडियो है टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हिस्ट्री समझ नहीं आती है, उनके लिए भी बहुत प्रभावशाली होगा। ज़रूर से आप ध्यान दें। और जो यदि आप इंडियन हैं, ज़रूर इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गांधी जी के बारे में, हमारे देश के बारे में बहुत सी जानकारी आपको ज़रूर से मिलेगी। मे गॉड ब्लेस यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गांधी जी जब भारत में 1915 में आए, आपको मालूम है 1914 से 1919 जो है पहला विश्व युद्ध हुआ था, और जिसमें बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे। हमारे भारत देश में भी हम देखते, क्योंकि ब्रिटिश का रूल था, तो क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी, फसलें काफ़ी कम थी, और ब्रिटिश शासन के टैक्सेस लगाया जाता था, और कॉमन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो चुकी थी। उन्हें ज़्यादा ऊंची कीमतों पर चीज़ों को खरीदना पड़ता था, उन्हें ज़बरदस्ती सेना में शामिल किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये सब बातें थी। तो गांधी जी 1915 में जब आए, उन्होंने इन सारी बातों को देखा और उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह का मतलब ये है कि सत्य में एक सामर्थ्य है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती या मारपीट के, हम एक ऑपरेसर यानी जो विरोधी है, उसके जो सताव करने वाला है, उसके मन या विवेक पे हम चोट करते हैं, वो है सत्याग्रह। सत्य के द्वारा हम आग्रह करते हैं। 1916 में गांधी जी ने चंपारण, जो कि बिहार में है, वहाँ पर जो प्लांटेशन वर्कर्स है, वहाँ के लोगों को यूनाइट किया और सत्याग्रह में उन्हें शामिल किया। 1917 में गुजरात के खेड़ा नाम की डिस्ट्रिक्ट में वो उन्होंने जो प्लेग के कारण और फेलियर्स के कारण जो किसान जो टैक्सेस नहीं पे कर पा रहे थे और उनको जो है दबाया जा रहा था, ऑपरेस किया जा रहा था, उनके साथ मिलकर सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। 1918 में अहमदाबाद में जो कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे, उनकी मदद के लिए भी उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया और टैक्सेस देने के लिए मना किया गया। 1919 में नेशन वाइड, पूरे राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया और उसे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा लाया गया था, और जिसके अनुसार जो है ब्रिटिशर जो है किसी भी पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेस कर सकते थे, उसे जेल में डाल सकते थे। यदि कोई पॉलिटिकल लीडर जेल के अंदर है, उसे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी क्या बोलना चाहिए, कोर्ट कचहरी के 2 साल तक उसकी सज़ा को बढ़ाया जा सकता था और उनके आंदोलन को दबाया जा सकता था। इसके खिलाफ जो है रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। सत्याग्रह में लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोगों ने
हम सत्याग्रह के बारे में देखते हैं, उसको गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है उसको देना बंद किया और सत्याग्रह में लोगों ने भाग लेना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों ने बड़ी रैलीज करना शुरू किया और रॉयट सत्याग्रह को उन्होंने सपोर्ट किया, पर इसके विरोध में पुलिस के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा अटैक किया गया। और हम इसके बाद जब हम देखते हैं इस सत्याग्रह को दबाने के लिए मार्शियल लॉ लाया गया, तो जनरल डायर के द्वारा जो है वो उसको रिलीज़ किया गया या इस्टेब्लिश किया गया। जनरल डायर जो है बहुत ही खूंखार व्यक्ति था, और जब हम देखते हैं अमृतसर में जब उस जगह पे जब बहुत सारे इकट्ठे थे, कुछ लोग बैसाखी के त्यौहार को मनाने आए थे, कुछ लोग सत्याग्रह की बातों को सुनने या सपोर्ट करने आए थे। उस समय जनरल डायर ने चारों तरफ के जो गेट्स थे, पिकेट्स थे, उसको उन्होंने पिकेट कर दिया, इन्हें बंद कर दिया, और वहाँ पे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू किया। लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों नहीं सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर मारे गए, जिसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जिस देश में आज हम रहते हैं उसकी आज़ादी के लिए सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम इस बात को ना भूलें, हम अपने स्वार्थ में रहना हम छोड़ें या अपने स्वार्थ से हम बाहर आएँ। उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं, इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए जब इस सत्याग्रह में हम देखते हैं जब लोग आगे बढ़ने लगे तो गांधी जी को महसूस हुआ कि पूरे देश में अगर आगे लेकर के जाना है तो उन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया 1921 जनवरी में। और इसके दो उद्देश्य था। पहली बात, देश में स्वराज को लेकर आना, जनता का खुद का शासन, ना कि ब्रिटिशर्स का शासन। और दूसरी बात है खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। खिलाफत मूवमेंट क्या था दोस्तों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अंत में जो ऑटोमन एम्पायर था और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था, जो एक बहुत बड़ा किंगडम था, और वहाँ पर ब्रिटिश ट्रुप जो है वो अरब लोगों की सहायता से या अरब्स के साथ में वहाँ पे अटैक करता है और वहाँ के खलीफा को वहाँ से हटा देता है। उस खलीफा को रिस्टैब्लिश करने के लिए जो मुस्लिम लोग कोशिश करते हैं और उनको साथ में लेकर के हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो उस खलीफा को रिस्टैब्लिश करने, रिस्टोर करने के लिए और जो फॉरेन पावर्स को वहाँ से हटाने के लिए जो है गांधी जी हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करते हैं और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1909 में गांधी जी ने पहली किताब लिखा जिसका नाम था हिंद स्वराज। उस समय वो लंदन से अफ्रीका की तरफ जा रहे थे शिप के द्वारा, और वहाँ पर उन्होंने किताब लिखा था। ये किताब पहली बार गुजराती में लिखी गई थी। और लोगों ने असहयोग आंदोलन में क्या किया, अपने टाइटल्स को, गवर्नमेंट के जो रिवार्ड्स मिले थे, टाइटल्स मिले थे, वो उनको बाइकआउट करना शुरू किया। सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट की नौकरी को छोड़ना शुरू किया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस को आगे लाने की कोशिश किया गया। अगर ये सक्सेस नहीं होता तो गांधी जी का ये प्लान था कि सिविल डिसोबीडियंस को आगे लेकर के आया जाएगा। 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली, ये दो लोगों ने पूरे इंडिया में टूर किया असहयोग आंदोलन में लोगों को जोड़ने के लिए, उनके सपोर्ट को लेने के लिए। आगे हम और भी बातों को देखते हैं। तीसरी जो मुख्य बात है, पहले हमने देखा कि पहला हमने देखा सत्याग्रह के बारे में, दूसरी बात हमने देखा असहयोग आंदोलन के बारे में, तीसरी बात हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। फरवरी 1920 to 1922 को सत्याग्रह को वापस लेना पड़ा, क्योंकि सत्याग्रह में या असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत तरीके से वो पुलिस को मारना या उनका मर्डर करना शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन जो है एक वायलेंट फॉर्म में चला गया था, तो गांधी जी को उसको बंद करके क्या करना पड़ा, साल्ट मार्च शुरू करना पड़ा। आपने पढ़ा होगा दांडी यात्रा के बारे में। 31 जनवरी 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया, और दांडी यात्रा में लगभग 78 फुल टाइम वॉलंटियर्स शामिल हुए थे, डिवोटीज शामिल हुए थे। 240 माइल्स की ये यात्रा थी, और जो साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के कोस्टल में जो टाउन है दांडी, वहाँ तक यात्रा किया गया। 6 अप्रैल को वहाँ पर गांधी जी और उनकी टीम पहुँचे। उन्होंने गवर्नमेंट के रूल्स को तोड़ा, और उसके बाद वहाँ पर समुद्र के जो नमक पानी है उसको बॉयल करके उससे नमक को बनाया, और उसने गवर्नमेंट के रूल्स को वहाँ पर ब्रेक किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, और हज़ारों की संख्या में लोगों ने नमक बनाना शुरू किया। लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया और रेवेन्यू देना बंद कर दिया गया, और इस तरीके से फॉरेस्ट लॉस को तोड़ा गया, टैक्सेस देना मना कर दिया गया। इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट जो है आगे बढ़ा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि सिविल डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट है आगे बढ़ता, गांधी जी ने उस समय जो वॉइस राय इरविन थे, उनको एक लेटर लिखा था जिसमें 11 डिमांड्स दिया गया था। तो डिमांड्स में टैक्सेस को कम करना या माफ़ करना, और आम जनता से जुड़ी परेशानियों के बारे में, और साथ ही नमक के बारे में। नमक का उपयोग गांधी जी ने इसलिए किया दोस्तों,
क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो आम जनता को इस्तेमाल की वस्तु है, उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट को या नमक को एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया ताकि सारे देश के लोगों को उसमें जोड़ सके। जो सिविल डिसोबीडियंस है बहुत ही सफल आंदोलन रहा, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हज़ारों की संख्या में हिस्सा लिया। दांडी यात्रा में लोगों ने बहुत ही सहयोग किया और वहाँ से ये आंदोलन आगे बढ़ा। सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन में बहुत बड़ा अंतर यह है कि नॉन कोऑपरेशन में केवल असहयोग किया गया, क्योंकि गांधी जी ने हिंद स्वराज में ये लिखा था कि गांधी जी ये कहा था कि अंग्रेज इसलिए राज कर रहे हैं भारत में क्योंकि हमने उन्हें सहयोग किया है। अगर हम सहयोग करना बंद कर देते हैं उनका राज अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में उससे आगे बढ़कर गांधी जी ने कानूनन नियमों को, जो सरकार के नियम थे उनको तोड़ना शुरू किया। सॉल्ट मार्च से शुरुआत किया गया। हम देखते हैं जब इस प्रकार से हुआ तो लोगों ने जब टैक्सेस देना बंद किया और इस प्रकार की चीज़ें होने लगी, और उसके बाद जो है एक गांधी जी इरविन पैक्ट होता है, एक समझौता होता है, और जिसके द्वारा जो पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार हो जाती है। ये इसकी सक्सेस थी। इसमें हालांकि बहुत सारे पॉलिटिकल अड़ंगे लगाए गए, कई सारी बातें हुई, लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस वहाँ पर मिली। चौथी बात हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी हमने देखा। एक और बात हम देखते हैं 1928 में अगर हम देखें तो साइमन कमीशन, जॉन साइमन के द्वारा एक कमीशन बनाया गया और इंग्लैंड से एक टीम, एक कमीशन आया, और जिसका काम ये था कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रीचेक करना या इंस्पेक्ट करना और उसमें सुधार लाना। पर दुख की बात यह है जो कमीशन बना उसमें भारत का कोई भी मेंबर उसमें शामिल नहीं था, और इसलिए जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर भी हम देखते हैं गवर्नमेंट को सक्सेस नहीं मिला। वहाँ पर एक स्लोगन आया, गो बैक साइमन, गो बैक, साइमन तो वापस जाओ। इस नारे के साथ में लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और साइमन कमीशन को फिर एक बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना पड़ा, और वहाँ पे प्राइजेस जो है उनको डाउन किया गया, टैक्सेस को भी वहाँ पर कम किया गया। दोस्तों यहाँ पर हम और कुछ बातों को देखेंगे जो अभी छूटी हुई है। हम देखेंगे थोड़ी देर फेमस बुक्स ऑफ गांधी जी की फेमस किताबों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर उनकी फेमस किताबों के नाम मैं पढ़ूंगा, जब आपको समय मिले आप ज़रूर से पढ़ें। ऑल मैन आर ब्रदर्स उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है। द भागवत गीता, इसके ऊपर भी उन्होंने एक किताब लिखी हुआ है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ज़रूर से आप पढ़ें जब भी आपको समय मिलता है। उन्होंने सत्य के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने बातचीत किया। उसके बाद ट्रस्टीशिप, उनकी एक बुक है ट्रस्टीशिप। उसके बाद हम देखते हैं ट्रूथ इज़ गॉड, सत्य ही परमेश्वर है, ऐसी एक किताब उनके द्वारा है। सत्याग्रही इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका उनकी किताब का नाम है। एंड उसके बाद हम कुछ बात और भी कई किताबें हैं, मैंने आपको हिंद स्वराज के बारे में बताया है। गांधी जी एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मिकता के बारे में हम देखेंगे। गांधी जी के जीवन में दोस्तों प्रार्थना का एक बहुत अहम स्थान था। वो ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते थे और वो अपने देश के लिए भी, मैं सोचता हूँ, वो प्रार्थना करते थे। वो लगातार उपवास रखा करते थे। वो आत्मबल और संयम और उपवास की शक्ति पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। उनकी फिलॉसफी में या उनके विश्वास में, यदि फेथ की बात करें तो बुद्धा और क्राइस्ट और कृष्णा सभी के उसका समावेश हमें मिलता है। उनके जीवन में जब हम देखेंगे, जब वो इंग्लैंड में जब पहुँचे, जब पहली बार इंग्लैंड में गए थे, उनके हाथ में एक बाइबल आई 1888 में, एक क्रिश्चियंस के द्वारा दिया गया था। तब उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और उनकी फिलॉसफी में बाइबल का एक स्थान आया। मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। बुद्धा के द्वारा और क्राइस्ट के द्वारा उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर बल दिया, और उन्होंने अपने जीवन में जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा, नया नियम को पढ़ा, तो जो त्याग और क्षमा और जो प्रेम का वहाँ वर्णन है उनके जीवन को प्रभावित किया, और अंत तक नया नियम का जो पहाड़ी उपदेश है उनके जीवन को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण पहलू रहा। उन्होंने कृष्णा को, गीता को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने इंस्पायर, इनको क्या बोलेंगे, तारीफ़ किया, और उसने जो कर्म योग है उसकी प्रधानता पर बल दिया, कर्म के द्वारा उद्धार पर उन्होंने बल दिया। यदि आप बाइबल से पढ़ना चाहे, मैं आपसे पढ़ना चाहूँगा आपके सामने मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय और 39 में एक वचन आपके लिए पढ़ूँगा जो बाइबल से उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि तुझ पर कोई नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे।
दोस्तों तेरे गाल पर यदि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। ये बात गांधी जी ने बाइबल से सीखा और इसके द्वारा उन्होंने अहिंसा और नॉन वायलेंस को अपना हथियार बनाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने जीवन को देखा उनके जीवन को बहुत ही प्रभावित किया। और अंत तक वो कहते थे कि क्राइस्ट जो है ही इज़ द सन ऑफ गॉड, वो सन ऑफ मैन और सन ऑफ गॉड है जो मानव जाति को रिडीम करने आया। ना केवल उसने दूसरों को माफ़ किया लेकिन अपने दुश्मनों को माफ़ किया, और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आप ज़रूर से इसको भी पढ़ें, बाइबल को भी पढ़ें, कभी इसके बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाइबल में ये सिद्धांतों को उन्होंने फॉलो किया और उसके द्वारा इतनी बड़ी सफलता उन्हें मिली। और हम ये भी देखते हैं गांधी जी के, अगर हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में उनकी क्या सोच थी वो भी हम देखें और कुछ कोटेशंस को देखकर हम लोग ख़त्म करेंगे। गांधी जी भारतीय शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले व्यक्ति थे। राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने कई सालों तक भारतीय शिक्षा पर चिंतन किया, मनन किया, बातों को लिखा। किसी एक किताब में उनके सारे विचार नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे उनके विचारों का संकलन हम जरूर से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया। बुनियादी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा है जिसमें छात्रों को ना केवल किताबें पढ़ाया जाए, ना केवल उन्हें किताबी ज्ञान दिया जाए, लेकिन पढ़ते पढ़ते उनके हुनर को बढ़ाया जाए। उन्हें दस्तकारी का काम करना, लकड़ी का काम करना, मिट्टी का काम करना, खिलौने बनाना, इन सारी चीज़ों को करने का मौका मिले और उसके द्वारा उनकी आय भी हो और वे सुदृढ़ हो, उन्हें पढ़ाई ना छोड़ना पड़े। ये उनकी बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत था। शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया और हाथ के काम को महत्व दिया गया और आय को महत्व दिया गया। खासकर गाँव के विकास के लिए उन्हें शिक्षा पर बड़ा बल दिया है। गांधी जी का सपना था कि भारत के गांव जो है वो भारत की आत्मा है। अगर भारत को हमें तैयार करना है तो गांव को मजबूत करना होगा, गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा, वहाँ के लोगों को मजबूत करना होगा। गांधी जी ने स्वच्छता पर बहुत अधिक बल दिया और न केवल बाहरी स्वच्छता पर लेकिन आंतरिक स्वच्छता पर। उनका कहना था कि सच्ची शिक्षा वो है जिसमें शरीर, प्राण और आत्मा तीनों के उत्थान पर बल दिया जाता है। एक विद्यार्थी के शरीर, प्राण और आत्मा को जागृत करना, उसे मजबूत करना, उसको पोषण मिलना, वही सच्ची शिक्षा का सिद्धांत है। कुछ कोटेशंस पढ़कर मैं बंद करना चाहूँगा। कोटेशंस हैं, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो कमज़ोर है वो कभी माफ़ नहीं करता, जो माफ़ करना एक मजबूत व्यक्ति का एट्रीब्यूट है या चरित्र है। हैप्पीनेस इज़ व्हेन व्हाट यू थिंक, what you say and what you do are in harmony। वो कहते हैं खुशी वो है जब आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं वो एक साथ मेल खाता है, और वही सच्ची खुशी और सच्चा आनंद है। Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever। मतलब आपको जीना ऐसे है जैसे आप कल मरने वाले हो, लेकिन सीखना ऐसे है जैसे आप हमेशा आप जीने वाले हो। उन्हें सीखने पर बल दिया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत ही अच्छी बातों को रखा जिस पर आज भी विचार किया जाता है, और नई शिक्षा नीति में इसमें से कई बातों को जो उनके शारीरिक पहलू हैं और उनके जो मानसिक पहलू है उन पर भी बल दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने कई बातों को देखा, कई विषयों को देखा, और इसके द्वारा मैं विश्वास करता हूँ अपने गांधी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा। उनको महात्मा को उपाधि दिया गया, उन्हें बापू कहकर पुकारा जाता है। निश्चित रूप से उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम सबको उनको आदर करना चाहिए। आज गांधी जयंती के अवसर पर कई बार हम लोग जो है छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं या कुछ और कार्यक्रम करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आइए, मित्रों आइए, डियर पेरेंट, डियर स्टूडेंट, डियर टीचर, डियर एजुकेशनलिस्ट, डियर थिंकर, डियर सोशल वर्कर, डियर कंट्री मैन एंड वुमेन ऑफ दिस कंट्री, आइए हम क्यों ना इस गांधी जयंती में गांधी के बारे में सीखें, गांधी जी की बातों को फॉलो करना शुरू करें। आज हम उग्र रहते हैं, आज हिंसा को हथियार बनाते हैं, हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं, आज हम सत्य पे नहीं चलते हैं, आज हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। आइए इन बातों को हम छोड़ें, एक सच्ची शांति को हम पाएं, इन सब बातों को छोड़ें। मैंने आपको बताया गांधी जी को किन बातों ने प्रभावित किया, उन बातों को भी हम जरूर से पढ़ें और अपने जीवन को मजबूत बनाएं, अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को मजबूत बनाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और गांधी जी की शिक्षाओं को मानकर हम एक नए भारत का निर्माण करें। और आप जरूर से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे देश को आशीष दे, और हम सब के अंदर भी ये जिम्मेदारी होना है कि हमें अपने देश को, जैसे गांधी जी ने देश के लिए कुछ काम को किया, हमें भी ये करना है। आइए क्यों ना हम 10 सेकेंड अपने देश के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के लिए, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।
हमारे देश के अंदर आपकी शांति आने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। हर प्रकार की बैर, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े मारपीट, हर प्रकार का अंधविश्वास यीशु के नाम से दूर हो। प्रार्थना करते हैं पिताजी, इस देश को अपनी शांति, अपनी आशीष से भर दे। प्रभु इस वीडियो के द्वारा भी लोगों से बातचीत करे, लोगों से सब्सक्राइब करे, शेयर करे, दूसरों को बताए कि गांधी जी ने कौन सा स्ट्रगल किया और हमें कैसे उस बातों को सीखना है। हमारे देश को आशीष दे, हमारे देश में शांति दे, अपनी महिमा को प्रकट कर हम तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्यारे जवानों को, आज जो इस देश के खंभे हैं, इस देश की नींव है, उन्हें आशीष दे। बुजुर्गों को, सारे लोगों को, एजुकेशनलिस्ट लोगों को, जो गाँव में रहने वाले लोगों को आप ब्लेस करे। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं एक उन्नत भारत का निर्माण हम कर सके और तेरी महिमा कर सके। सच्चाई को और सत्य को, जो उन्हें हथियार बनाया था, सत्य और अहिंसा को, उसको हम भी धारण कर सके। हमारी सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को थैंक यू। आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों को बांटें, अपने फ्रेंड्स को बांटें, ताकि इसके द्वारा आप गांधी जी के जीवन को जाने, अपने देश को जाने, आंदोलनों को जाने जिनके बदौलत हमने आज़ादी को पाया है। और भी कई शहीद हुए, लेकिन आज हमने गांधी जी के बारे में देखा है। ज़रूर से आप शेयर करें, दूसरों को बताएं। मेरा आपसे कहना है कम से कम 10 दोस्तों को हम भेजें। यदि आपके पास संदेश पहुँचता है, कम से कम 10 लोगों को भेजें, ताकि हर एक अपने देश के बारे में सोचे, एक अच्छा नागरिक बने और गांधी जी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।